नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने मौर्य प्रशासन को, मौर्य सामाजिक व्यवस्था को, इसके बारे में ढंग से देखा है और हमने देखा है कि भारत का समाज कैसे कैसे बटा है और मेगास्थनीज ने किस प्रकार से जो है कि भारत के समाज को बांटा है। और अगर हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को भी आज हम ढंग से देख लेंगे तो आप जानते हैं कि किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, अगर उसके बारे में हमें ठीक ठाक अंदाज़ा लग जाए तो हम इस बात पे जो है कि मूल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वहाँ का समाज कैसा रहा होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, कितनी संपन्नता रही होगी, कितनी गरीबी रही होगी एंड द अदर थिंग्स। पर इसको समझने के लिए मैंने कृषि, शिल्प और व्यापार 3 भागों में से बांट रखा है। इसमें क्या कहते हैं कि जो कृषि में अगर हम देखें तो अदीव मात्रक, कौटिल्य पूछता है अदीव या अदेव मात्रक। अदेव मात्रक भूमि ऐसी भूमि होती थी जो कि वर्षा द्वारा सिंचित भूमि को, वर्षा द्वारा जो सिंचित भूमि है उसे कहा जाता था अदेव मात्रक भूमि। जबकि मेगास्थनीज कहता है कि सभी मैदानों में नमी थी और भारतवासी 2 फसलें एक वर्ष में ले लेते थे और सभी भूमि राजा की थी, यानी कि सीता भूमि जो है वो राज की भूमि हुआ करती थी। ठीक है, भारत में 2 बार वर्षा होती है इसलिए 2 फसलें लेते हैं, मेगास्थनीज ये कहता है। देश के समस्त मैदानों में ऐसी नमी रहती है कि लोग आसानी से कृषि कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है? मेगास्थनीज। जबकि चाणक्य या कौटिल्य क्या कह रहा है कि जो वर्षा से सिंचित भूमि है केवल उसी पर खेती की जानी चाहिए। अदेव मात्रक या अदीव मात्रक कहा जाता था इसे। क्षेत्रक जो है वो भूस्वामी है, उपवास जो है वो कृषक हैं, स्वाम में जो है वो भूमि है और सिंचाई अथवा सेतु बंध जो नहरें हैं उस पर जो कर लगा रहा है और उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 1/5 से 1/3 तक का हिस्सा आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। शिल्प के बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ का जो प्रधान उद्योग है वो क्या है? सूत काटना या वस्त्र बुनना है। काशी प्लस पुंड्र जो बंगाल है वो मलमल के वस्त्रों के लिए फेमस है। ठीक है, और जो कलिंग है वो हीरे के लिए है। मालवा नील तथा अफीम और गन्ने की के उत्पादन के लिए फेमस है। राजकीय शिल्प जो है वो है आयुध बनाना, कवच बनाना और कृषि के उपकरण बनाना। चिकने रेशों की सहायता से बनाए गए कपड़े को क्या कहा जाता था? कवशेय, कौशेय या दुकुल। जो रेशमी कपड़ों से बनाया जाता था उसे कौशेय या दुकुल कहा जाता था। मेगास्थनीज कहता है कि कृषि उपकरण, कवच, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाले राज्य के अपने शिल्पी हुआ करते थे, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया कि राजकीय शिल्प राजकीय शिल्पियों के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, और व्यापार के बारे में बात कर लें तो व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों हुआ करता था। तो आंतरिक व्यापार को अगर हम देखना चाहें तो क्या कहता है मेगास्थनीज कि उत्तरापथ 1300 मील और ताम्रलिप्ति यानी कि तक्षशिला तक व्यापार हुआ करता था। ठीक है, और उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्गों की वो तुलना भी करता है। इस मामले में वो एक और बात कहता है कि इस पर ब्याज जो है कि 15% तक लगता था। और मेगास्थनीज के अनुसार जो सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था वो उत्तरापथ था, यानी कि 1300 मील का, इसकी लंबाई 1300 मील थी। और ताम्रशिला के ये जो ताम्रशिला है, ये तक्षशिला, ठीक है, दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्गों का निर्माण जो मौर्यों के बाद हुआ है, यानी कि मौर्यों के बाद हुआ है, लेकिन इसके पहले तक जो है कि उत्तरापथ यानी कि 1300 मील तक इनका व्यापार चला करता था। मौर्य काल में आहत सिक्कों का उपयोग किया जाने गया है। पंचमार्क सिक्के जो थे, ठीक है, पंचमार्क सिक्के जो थे इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। इसका इस्तेमाल भी जो है कि होने लगा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिक्कों के लिए पण शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पण जो किसके होते थे? चांदी के सिक्के होते थे। पण शब्द का उपयोग किया जा रहा है, चांदी की मुद्रा हुआ करती थी। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को माशक कहा करते थे। अब देखिए, चांदी के सिक्के पण कहे जा रहे हैं, जबकि जो तांबे के सिक्के हैं उन्हें क्या कहा गया? माशक, उन्हें माशक कहा गया। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहे जाते थे। जो छोटे छोटे सिक्के हैं तांबे के, उसे क्या कहा जा रहा है? काकड़ी, काकड़ी कहा जा रहा है। ठीक है, महास्थान लेख में जो बांग्लादेश है उसको महास्थान कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये तो आंतरिक व्यापार हो गया। अब बाह्य व्यापार पर देखिए आप, तो दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार हो रहा है, पश्चिम एशिया से व्यापार हो रहा है, भूमध्य सागर से व्यापार हो रहा है। और जो ताम्रलिप्त है इसका सूरत, भड़ौच और प्रतिष्ठान, ये जो 3 नगर हैं वो इसके
बंदरगाह नगर हैं। यानी कि निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि यह साम्राज्य बहुत फला फूला और बिल्कुल सोने की चिड़िया ऐसे रहा होगा। तो निश्चित तौर पे आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करी, हमने वहाँ की स्त्रियों के बारे में बात करी, हमने वहाँ का प्रशासन देखा मौर्यों का, और अब हमने लास्ट में देखा उनकी अर्थव्यवस्था। फिलहाल तो यहाँ पर आपका मौर्य साम्राज्य फाइनल रूप से ख़त्म होता है। आपने अगर कोई और वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर उसके वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको ज़रा भी इससे आपकी जानकारी में वृद्धि होती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।